मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर 2018। देखो बच्चों, और 18 का सेट ए है। इसमें 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम करेंगे। इससे पहले हमने किए थे 2017 के 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन ऑफ सेट ए, बी, सी और टी। आज की वीडियो में हम करेंगे 2018 का जो सेट ए है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है, अवसर लागत से क्या अभिप्राय है। अवसर लागत से क्या अभिप्राय है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत किसी आर्थिक वस्तु या साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग, दूसरे नंबर का जो सर्वश्रेष्ठ उपयोग है या अवसर है या त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। इसे हम क्या कहते हैं, अवसर लागत है कि दूसरे नंबर का जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसको हमने त्याग दिया है, पहले नंबर को हमने अपना लिया है, दूसरे नंबर को हमने त्याग दिया है, वही मूल्य है अवसर लागत। देखो बच्चों, जैसे एक व्यक्ति है राम, और उसको एक बैंक में नौकरी मिली, और बैंक में नौकरी मिली तो उसको मिलते हैं वहाँ पर 50,000 रुपये, और स्कूल में मिलते हैं 40,000 रुपये, और कंपनी में मिलते हैं 30,000 रुपये। उसने 3 जगह अप्लाई किया, लेकिन अब सबसे ज़्यादा सैलरी उसको मिल रही है बैंक में 50,000 रुपये, तो वो इसे अपनाएगा। और दूसरे नंबर के जो 40,000 रुपये हैं उनका वो त्याग करेगा, उनको छोड़ करके उसको 50,000 प्राप्त करने हैं। यानी कि जिसका उसने त्याग किया 40,000 रुपये का, वही उसकी अवसर लागत है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक बचतों से क्या अभिप्राय है। देखो बच्चों, इकोनॉमीज, इंटरनल इकोनॉमीज, आंतरिक बचतें क्या होती हैं। देखो बच्चों, आंतरिक बचतें वे बचतें हैं जो एक फर्म के विस्तार के कारण केवल उसी फर्म को प्राप्त होती हैं। अब ये फर्म क्या होती है और किस प्रकार से उसको अपना विस्तार करना पड़ता है। देखो बच्चों, एक उद्योग है, हम एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए एक पार्ले उद्योग है। पार्ले का नाम आप सभी ने सुना है, सभी बच्चे पार्ले के बिस्किट खाते हैं। पार्ले एक इंडस्ट्री है। जैसे डालडा उद्योग, डालडा एक इंडस्ट्री है, पार्ले एक इंडस्ट्री है, और उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। बहुत जगह पार्ले बिस्किट बनता है, और वो जो ब्रांचेज हैं उनको हम कहेंगे फर्म, जहाँ पर वो प्रोडक्शन होता है। बहादुरगढ़ में एक फर्म है, इसी तरह से कलकत्ता में एक फर्म है। पार्ले जो उद्योग है उसकी बहुत सारी फर्म है इंडिया के अंदर, और जब कोई भी फर्म अपना विस्तार करती है तो केवल उसी फर्म को जो फायदा हो तो उसे क्या कहेंगे, आंतरिक बचतें। जब फर्म अपना विस्तार करती है और उसी को जो फायदा होगा तो उसको क्या कहेंगे, आंतरिक बचतें कहेंगे। दोबारा से इसको हम पढ़ेंगे, देखिएगा। आंतरिक बचतें वे बचतें हैं जो एक फर्म के विस्तार के कारण केवल उसी फर्म को प्राप्त होती हैं। तो ये क्या है, आंतरिक बचतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाधिकार की परिभाषा दीजिए। देखो बच्चों, नाम से स्पष्ट है, अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। अल्पाधिकार बाजार का वह रूप है जहाँ क्रेताओं की संख्या अधिक होती है परंतु वस्तु के कुछ ही बड़े विक्रेता होते हैं। हमने यहाँ पर फोकस करना, कुछ विक्रेता होते हैं, यानी कि थोड़े से विक्रेता होते हैं। अल्प, थोड़े से विक्रेता होते हैं, और क्रेता बहुत सारे होते हैं। जैसे उदाहरण है भारत में ऑटो मार्केट। ऑटो मार्केट में क्या होता है कि इसमें थोड़े से विक्रेता होते हैं। देखो, अल्पाधिकार में जो संख्या होती है वो 2 से ज़्यादा होती है और 10 तक हो जाती है। तो ये क्या है, अल्पाधिकार है। 10 तक संख्या होगी, और 2 जहाँ पर अधिकार, 2 लोगों का अधिकार होगा उसको द्वयाधिकार बोलेंगे, और एक व्यक्ति का अधिकार होगा उसको एकाधिकार बोलेंगे। तो अल्पाधिकार यानी कि थोड़े से लोगों का अधिकार, थोड़े से उत्पादकों का अधिकार। जैसे भारत में ऑटो मार्केट 2 और 10 के बीच में इनकी संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीली विनिमय दर की परिभाषा दीजिए। लचीली विनिमय दर के स्थान पर नम्य विनिमय दर भी हो सकता है बच्चों, नम्य, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट।
तो नम्य विनिमय दर की परिभाषा दीजिए। लचीली विनिमय दर या नम्य विनिमय दर वह दर है जो विदेशी विनिमय बाजार में, देखिएगा, विदेशी विनिमय बाजार में किसी देश की करेंसी की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। देखो बच्चों, जो नम्य विनिमय दर है, यानी कि दर को हम बोलेंगे रेट, आर, मांग और पूर्ति के द्वारा जो निर्धारित की जाती है वो है नम्य विनिमय दर। यहाँ पर ये रेट है और ये है डिमांड फॉर करेंसी, ये है सप्लाई ऑफ करेंसी, डी सी और एस सी, और ये ई बिंदु पर जो संतुलन है, और आर क्या है, रेट है, दर है, विनिमय दर। तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा और ये नम्य विनिमय दर की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र मांग से क्या अभिप्राय है, इसके घटक कौन से हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या है और इसके घटक कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो देखो बच्चों, समग्र मांग क्या होती है, देखिएगा, एक लेखा वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं की समग्र मांग का योग ही समग्र मांग कहलाता है। देखिएगा, एक लेखा वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग का योग ही समग्र मांग कहलाता है। इसे एक लेखांकन वर्ष में वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च द्वारा मापा जाता है। आगे है समग्र मांग के घटक। देखो बच्चों, सी प्लस आई प्लस जी, देखिएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम, ये इसके घटक हैं, एक्स माइनस एम। देखो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये इसके घटक हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो एम है इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, ये पूरे घटक हैं किसके, एग्रीगेट डिमांड के। एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स हैं वो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि शुद्ध निर्यात। अब देखिएगा, यहाँ पर उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और निवल निर्यात, शुद्ध निर्यात। सी होता है कंजम्पशन, उपभोग, आई होता है निवेश, इन्वेस्टमेंट, और जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि सरकारी व्यय, और एक्स होता है निर्यात, एम होता आयात। एक्स माइनस में एम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा निवल निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पूर्णकाय मुद्रा किस प्रकार साख मुद्रा से भिन्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये जो पांचवा जो प्रश्न था हमारा, ये 3 मार्क्स का था, और यहाँ पर 3 का भी आ सकता, 2 का भी आ सकता। अब छठा जो क्वेश्चन है, पूर्णकाय मुद्रा किस प्रकार साख मुद्रा से भिन्न है, ये 3 मार्क्स का है। वैसे हमने जो 5 पहले प्रश्न किए हैं उनको हमने 2 मार्क्स के हिसाब से किया था, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछ रखा है, लेकिन 3 में भी उनको किया जा सकता है। तो ये पूर्णकाय मुद्रा किस प्रकार साख मुद्रा से भिन्न है, तो ये 3 मार्क्स का है। देखो बच्चों, पूर्णकाय मुद्रा और इसका एग्जाम्पल। पूर्णकाय मुद्रा क्या है, देखो, पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सिक्कों के रूप में जारी की जाती है। जब पूर्णकाय मुद्रा को जारी किया जाता है तब पूर्णकाय मुद्रा की कीमत वस्तु की कीमत के बराबर होती है। दोबारा से आप देखेंगे, पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सिक्कों के रूप में जारी की जाती है। जब पूर्णकाय मुद्रा को जारी किया जाता है तो पूर्णकाय मुद्रा की कीमत वस्तु की कीमत, यानी कि देखो, जिस धातु की वो मुद्रा बनी होती है उस धातु की कीमत और उस मुद्रा के ऊपर जो अंकित मूल्य है वो दोनों बराबर होते हैं। अब उदाहरण देखिएगा, प्राचीन काल की मुद्राएं जैसे सोना, चांदी, मवेशी आदि, इनका गैर मौद्रिक प्रयोग मान बराबर है मौद्रिक प्रयोग में मान था। यानी कि देखिएगा, अगर मान लीजिए धातु का मूल्य जो है और उसके ऊपर जो अंकित मूल्य है वो बराबर होता था। आधुनिक युग में पूर्ण मूर्तिमान मुद्रा का प्रचलन तब तक था जब तक स्वर्ण मान में सोने के सिक्के और रजत मान में चांदी के सिक्के बनते थे। यानी कि कहने का मतलब है कि जब सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के चलते थे तो वे क्या थी, पूर्णकाय मुद्रा थी। द्विधातु मान में सोने और चांदी दोनों के सिक्के बनते थे तब भी पूर्णकाय मुद्रा का प्रचलन था। तो ये क्लियर हो गया एग्जाम्पल से कि देखो, जब अंग्रेजों का राज था भारत में तो सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, और उससे पहले भी हमारे देश में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, यानी कि मोहर और असरफियाँ होती थी। तो उनका जो धातु का मूल्य है और उनके ऊपर जो मूल्य अंकित होता था वो समान होता था, वो पूर्णकाय मुद्रा होती है।
अब आगे देखिएगा, ये तो थी पूर्णकाय मुद्रा। अब है साख मुद्रा, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 में भी आ सकता है, लेकिन आप साख मुद्रा का देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है साख मुद्रा। जब साख मुद्रा, देखो इसने बोला पूर्णकाय मुद्रा क्या है और साख मुद्रा, जबकि साख मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिसमें मुद्रा का वस्तु मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से कम होता है। यानी कि जो गिल्ट, जो सिक्के होते हैं ना, उनकी जो धातु लगी होती है वो कम मूल्य की होती है, जैसे कि आजकल होती है। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाता है, किसमें? साख मुद्रा में। प्रतीक सिक्के, प्रतिनिधि प्रतीक मुद्रा, केंद्रीय बैंक के प्रोमिसरी नोट या पर नोटों का परिचलन, प्रोमिसरी नोट जो होते हैं जिस पर प्रोमिस लिखा होता है, बैंक की मांग जमाएं, ये सब क्या है? साख मुद्रा हैं। ये क्या है? साख मुद्रा हैं। तो साख मुद्रा में और पूर्णकाय मुद्रा में, देखो बच्चों, पूर्णकाय मुद्रा में अभी हमने बताया वस्तु का मूल्य और अंकित मूल्य बराबर होता है, जबकि साख मुद्रा में वस्तु का मूल्य और अंकित मूल्य अलग अलग होता है, वस्तु का मूल्य कम होता है। तो साख मुद्रा में प्रतीक सिक्के, प्रतिनिधि प्रतीक मुद्रा, केंद्रीय बैंक के प्रोमिसरी या प्रोनोटों का परिचलन, बैंक की मांग जमा, ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिमांग के समाधान के लिए राजकोषीय नीति का वर्णन करें। अधिमांग, एक्सेस डिमांड, जब अधिमांग होती है तो राजकोषीय नीति किस प्रकार से उपाय करती है अधिमांग को कम करने के लिए? सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजकोषीय नीति होती क्या है। देखो बच्चों, राजकोषीय नीति से अभिप्राय सरकार की बजट, आय तथा व्यय संबंधी नीति से है, जो अधिमांग या न्यून मांग की स्थितियों को ठीक करने के लिए अपनाई जाती है। देखो बच्चों, अधिमांग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित राजकोषीय उपाय अपनाए जाते हैं। करों में वृद्धि, आप करों में वृद्धि करेगी, अगर सरकार करों में वृद्धि करेगी तो लोगों की जो आय है ज़्यादातर करों के रूप में सरकार के पास चली जाएगी और वो कम मांग कर पाएंगे, तो अधिमांग को कम किया जा सकता है। दूसरा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, देखिएगा, सार्वजनिक व्यय में कमी, सॉरी यहाँ पर कमी आएगा, क्योंकि जब सरकार सार्वजनिक व्यय में कमी करेगी तो लोगों को रोजगार भी कम मिलेगा और मांग भी कम होगी, निवेश भी कम होगा, तो इससे क्या होगा? अधिमांग कम हो जाएगी। आगे, घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी। देखो, जब मांग को बढ़ाना होता है तो नए नोट छाप करके घाटे को पूरा करके बाजार में मांग क्रिएट की जाती है, लेकिन घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी, तो इसका मतलब नए नोट नहीं छपेंगे और निवेश कम होगा, तो इससे क्या होगा? मांग में कमी आ जाएगी। आगे, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, सरकार जब पब्लिक से उधार लेती है तो उसको सार्वजनिक ऋण बोलते हैं। तो जब सरकार पब्लिक से उधार ले लेगी तो पब्लिक की जो जेबों में पैसा है वो सरकार के पास चला जाएगा और पब्लिक ज़्यादा मांग नहीं कर पाएगी, इससे मांग में कमी आ जाएगी। तो ये तो थे उपाय। अगला क्वेश्चन है 8वां बच्चों, शिथिल विनिमय दर क्या होती है? इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। देखो बच्चों, शिथिल विनिमय दर मुद्रा विनिमय दर, देखिएगा, शिथिल विनिमय दर विनिमय दर की वह प्रणाली है जिसमें विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि शिथिल विनिमय दर में आपने सिर्फ ये लिख दोगे कि सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है। एक मार्क्स का जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जाता है, सरकार या मौद्रिक अधिकारियों द्वारा कानून बनाकर या मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप कर विनिमय दर को निश्चित किया जाता है। मौद्रिक अधिकारी यानी कि आरबीआई के जो अधिकारी हैं उनकी बात करें, गवर्नर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। अब शिथिल विनिमय दर के पक्ष में तर्क, इन्होंने कहा 2 तर्क दीजिए शिथिल विनिमय दर के पक्ष में। विदेशी विनिमय दर शिथिल रहना, विदेशी विनिमय दर शिथिल रहती है जिससे विदेशी बाजार में वृद्धि होती है। अगला, विदेशी व्यापार को बढ़ावा, स्थिर विनिमय दर विदेशी व्यापार को बढ़ावा देती है। अगला पॉइंट है विश्व के साथ सामंजस्य, स्थिर विनिमय दर से विश्व के अन्य देशों के साथ सामंजस्य बना रहता है। बाजार की अनिश्चितता में नियंत्रण, देखो, स्थिर विनिमय दर से अनिश्चितता खत्म हो जाती है, स्थिर विनिमय दर बाजार की अनिश्चितता पर नियंत्रण लगाती है। पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास को बढ़ावा, स्थिर विनिमय दर से देश में पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 4 क्वेश्चन हमारे हैं यहाँ पर 2 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और जो इससे पहले के जो पेपर हैं
2017 के सेट ABCD, उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों, अब ये समय आ गया है कि एग्ज़ाम की तैयारी करने का, और जम करके इसकी पढ़ाई करो क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है। ऑल द बेस्ट।